प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। एक प्रेरक मुलाकात में आज बात की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं लोकप्रिय जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के एक ट्वीट से। देराज राम दुगेर भाई को नमस्ते। फकत इसीलिए नहीं कि आपने आरएएस परीक्षा उत्तीर्ण की है, बल्कि इस बात के लिए बारंबार की आपकी कामयाबी में जिद है। माँ बाप के अभाव है, लालटेन की रोशनी है, भेड़ बकरी चराना है, हॉकर से पटवारी और फिर अध्यापक तक का सफर है, और उम्मीदें हैं हर एक झोपड़ी के लिए। उनका दूसरा ट्वीट है, पता है आपको कि आप हौसला है उनके लिए जिनके सामने निराश लोग जैक और चेक का हवा खड़ा कर देते हैं या मीडियम की बैसाखियां रख देते हैं। आपने कमाल किया है। आप बस अपने अंदर की माटी बचा कर रखना, माथे पर कामयाबी चढ़ने मत देना, हमेशा अन्य अभ्यर्थियों को उम्मीदें देना। निसंदेह डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के इस ट्वीट से आप धोरों के लाल के हौसले का अंदाजा लगा सकते हैं। और हमारे साथ आज उपस्थित हैं आश्रम के विद्यार्थी देराज राम दुगेर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है देराज जी। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि देराज शब्द का अर्थ क्या होता है। वैसे तो अगर हम सामान्य भाषा में बात करें, देसी भाषा में बात करें, तो देराज, दे राज, और आप सरस्वती पुत्र हैं, इसलिए आपको मां सरस्वती ने राज प्रदान कर दिया है। बस अब जैसे कि डॉक्टर सोनी ने आपको कहा है कि इसका प्रयोग लोगों को राहत देने के लिए करना है। जी सर, मेरा जो नाम है वो देवराज का तद्भव शब्द है जी। जो देवों के राजा और इंद्र से लिया गया है। और पीछे मैं राम लगाता हूँ जो राम श्री भगवान को संबोधित करता है। और वैसे मुझे लगता है कि बाड़मेर और जालोर की ये परंपरा भी है। वास्तव में अगर नाम के पीछे राम लग जाए तो व्यक्ति के ऊपर एक नैतिक दायित्व आ जाते हैं, एक मर्यादा को सदैव बनाए रखने का दबाव आ जाता है। ये मेरा मानना है और हमेशा बाड़मेर जालोर क्षेत्र के बच्चों में ये मर्यादाएं मुझे सदैव देखने के लिए मिलती हैं। तो एक बार आपको पुनः बधाई। अब आगे बात करते हैं परिवार की। तो देराज जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि इस झोपड़े के समक्ष जो खड़े व्यक्तित्व हैं वो कौन कौन हैं। ये मेरे पिताश्री हैं और ये मैं हूं, और ये मेरे माताश्री है, और ये बड़े भाई हैं जो घर पे ही काम करते हैं, सर्विस या इस तरह के किसी धंधे में नहीं है। बहुत बढ़िया। एक परिवार धोरों के बीच में बसा हुआ एक गांव, और उस गांव में देराज राम जी और उनकी पुस्तकें और उनकी जिद के मुझे हासिल करना है राज। तो देराज राम जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके गांव का नाम क्या है, आपके उपखंड का नाम क्या है। मैं सर बाड़मेर जिले की बायतू उपखंड के कानौड़ ग्राम पंचायत से बिलोंग करता हूं, और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो वहीं से हुई है। प्रारंभिक शिक्षा वहां से हुई, उसके बाद आपने 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन कहां से की, ये जानकारियां हमारे दर्शकों को दीजिए। सर, मैंने प्राइमरी एजुकेशन है वो पास के विद्यालय से की है, और उसके बाद में ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित विद्यालय राजकीय माध्यमिक विद्यालय कानौड़ से मैंने 10वीं 2006 में 51% के साथ की, और 12वीं मैंने 2008 में 60% के साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सवाउपदम सिंह से की है। और उसके बाद मैंने एक समय पाठी विद्यार्थी के रूप में JNUV से BA किया है। स्वर्ण पाठी विद्यार्थी के रूप में BA यानी ग्रेजुएशन आपकी कब कंप्लीट हुई। सर, मेरी 2014 में हुई थी, क्योंकि इससे पहले मैं सर्विस लग चुका था। 2012 में मेरी पोस्टिंग हो चुकी थी, प्रशिक्षु पटवारी था, और बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं शिक्षक पद पर कार्यरत था
तो मैं समय पाठी विद्यार्थी के रूप तो में शिक्षक पद पर कार्यरत थे आप, तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर कार्यरत थे आप? जी सर। इसका मतलब आप बीएसटीसी भी हैं? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब आप शिक्षक लग गए, प्राय मैं देखता हूं कि बच्चे संतुष्ट हो जाते हैं कि अब अपनी नौकरी लग गई और अब अपने आराम करेंगे, घर के पास रहेंगे, लेकिन आपके भीतर ये ललक कैसे उत्पन्न हुई कि नहीं, मेरे को तो आरएएस अधिकारी बनना है? सर 2008 में जब मैंने 12th किया था तो उसमें मेरा जो सब्जेक्ट था, ऑप्शनल सब्जेक्ट लोक प्रशासन था, और उसमें अच्छी तरह से बताया गया था कि राजस्थान सेवा का अधिकारी कैसे बनते हैं और भारतीय अखिल सेवा भारतीय अधिकारी कैसे बनते हैं, तो उनको मैंने पढ़ा था। और उसके बाद में 2009 में जब अमेरिका और इंडिया के बीच में न्यूक्लियर डील हुई थी, उस समय वहाँ भारत के राजदूत थे रोनन सेन, तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो उनकी मैंने कवरेज देखी और रेडियो पे सुनी, तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो मैंने सोचा कि मुझे भी इस तरह की किसी कार्य में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, और मैं सिविल सर्विसेज की ओर झुका हुआ। और उसके बाद समयाभाव और पारिवारिक परिस्थितियों के विपरीत होने के कारण मैं समयाभाव के कारण भी मैं कहीं पढ़ने के लिए इतना समय नहीं निकाल सका, और मुझे लगा कि मैं राजस्थान सिविल सेवा को क्लियर कर सकता हूं। और उसके बाद में मैंने भाटिया आश्रम सूरतगढ़ के बारे में जानकारी ली। तो जानकारी कैसे मिली आपको भाटिया आश्रम सूरतगढ़ के बारे में? सर, मेरे पटवारी प्रशिक्षु साथी पुखराज साहू जी ने मेरे को ये बताया था कि राजेंद्र पेंसिया ने जो वीडियोस उनका है जो भाटिया आश्रम के बारे में बता रहे हैं, और वो आरएएस के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ आप अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ अच्छी तरह से आपको रणनीति बताई जाती है और अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। बिल्कुल, तो मैं भी ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया का आश्रम के प्रति समर्पण अद्भुत है। वो आजकल यूपी कैडर में है, और मैं ये देखता हूं कि जब भी वो उत्तर प्रदेश से अपने घर श्री करणपुर आते हैं तो पहले सूरतगढ़ आते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं और आगे बढ़ने का उत्साह देते हैं, और उसके बाद अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। तो बड़ी मैं उनकी भूमिका मानता हूं कि आश्रम को सहयोग उनका सदैव मिलता रहा है। फिर उनका वीडियो आपने देखा, उसके बाद क्या हुआ? सर, मैंने वीडियो देखने के बाद में ये ठान लिया कि मेरा जो टारगेट है उसमें सहयोग भाटिया आश्रम मेरा परिवार जरूर करेगा। इसके लिए मैं 2013 की भर्ती की मुख्य परीक्षा देने के बाद में सीधा भाटिया आश्रम आया और मैंने इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस की, लेकिन उसमें अपेक्षित परिणाम मुझे नहीं मिले। फिर उसके बाद में 2016 की जब आरएएस भर्ती आई तो मैं उसके लिए पूर्णतः तैयार होकर अपने बैग वगैरह उठाकर पुस्तकें उठाकर भाटिया आश्रम आ गया। यहाँ पूर्णतः बेसिक्स कंप्लीट किया और रेगुलर क्लास में आया, और आप सर के सहयोग से मैं बिल्कुल इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए 702 रैंक पर पहुंचा, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। और उसके बाद में मैं घर रहकर, क्योंकि मैंने बेसिक्स और यहाँ अच्छा, एक जब दूसरे प्रयास में भी सफलता नहीं मिली, हमारे तो मैं देखता हूं कि कई बार बच्चे प्रथम प्रयास के पश्चात ही विचलित हो जाते हैं, तो दूसरे प्रयास में जब आपको सफलता नहीं मिली तो भीतर कहीं विचलन उत्पन्न नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास आप जैसे गुरुजी का आशीर्वाद था और मैं पूर्णतः अपने पर अटल था कि मुझे ये लक्ष्य हासिल करना, और हमेशा यहाँ प्रेरित करते थे। वो दिमाग में मेरे वाक्यांश हमेशा आते थे कि आपकी ही मैं लाइन बोलना चाहूंगा सर जी, कि हालात वही रहेंगे, परिस्थितियां वही रहेंगी, रास्ता हमें निकालना है। धन्यवाद। तो मैं उस पर टिका रहा कि मुझे लक्ष्य हासिल करना ही है। मैं भी एक बार ये जो देराज राम जी ने मेरी लाइनों का प्रयोग किया, मैं खुद बोलकर बता देता हूं विद्यार्थियों को, बच्चों को, कि देखिए बच्चों कि हालात यही रहेंगे, परिस्थितियां यही रहेंगी, आपको उनके बीच में से अपने लिए रास्ता बनाना होगा। अच्छा देराज राम जी, फिर आगे की कड़ियां कैसे पूरी हुई? सर, उसके बाद में मैं घर रहकर, क्योंकि विद्युतीकरण नहीं था तो मुझे कुछ मुश्किलात आई, लेकिन मैं फिर भी टिका रहा और मैं हमेशा आपसे बात करता रहता था कि इस टॉपिक में मुझे क्या करना चाहिए। तो निर्देशन रहते हुए मैं अपने आप को एकलव्य मानता था कि मेरे जो गुरुजी हैं उनके प्रति आस्था रखकर पढ़ता था, और उसके बाद में आपके सहयोग से मैंने भाटिया आश्रम जोधपुर को ज्वाइन किया, और मैं वहां सुबह 5 बजे घर से तैयार होकर पैदल चलकर गांव जाता था और गांव से बस पकड़कर
जोधपुर टेस्ट देने के लिए जो नियमित शेड्यूल था उसको फॉलो करते हुए टेस्ट देने जाता था, और उसी टेस्ट की बदौलत मुझे ये सफलता हासिल हुई है। और मुझे बिल्कुल पूरा भरोसा है कि यदि यह मैं शेड्यूल फॉलो नहीं करता तो इस बार भी मैं चूक सकता था। बहुत बढ़िया देराज राम जी। और जब सफलता मिली तो उससे पहले मैं ये देराज राम जी के गांव के आसपास के दृश्य को आप भी देख सकते हैं कि एक व्यक्ति हैं जो ऊंट लेकर जा रहे हैं और चारों तरफ धोरे हैं। मैं बता दूं कि ये व्यक्ति जो हैं वो देराज राम जी के पिताजी हैं, जो कि एक कृषक हैं। तो आप परिस्थितियां देख सकते हैं कि कैसे बहुत ही विकट और जटिल रही, लेकिन हौसलों की उड़ान थी देराज राम जी के पास, और अंततः इन्होंने 302वीं रैंक प्राप्त की। और तत्पश्चात स्वाभाविक है कि सफलता के साथ साथ ही हर जगह आपको प्रशंसा मिलती है और आप आने वाली पीढ़ी के एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। तो ये समाचार पत्र है जनता की जंग, और इसमें लिखा है जब अपनी दुनिया केवल भेड़ बकरियों को चराने व परंपरागत कार्यों को करना ही मानता था। आरएएस 2018 में 302वीं रैंक से चयनित युवा की कहानी उन्हीं की जुबानी, और नीचे लिखा है देराज राम दुगेर। तो स्वाभाविक है, और ये सफलता के बाद का जश्न है, गांव का, घर का, जिसमें मां का आशीर्वाद है और पिता का जो एक बच्चे के प्रति स्नेह है वो भी प्रदर्शित हो रहा है। सब बंधु बांधव भी खड़े हैं। निसंदेह कामयाबी जो है वो व्यक्ति को बहुत ही उत्साह प्रदान करती है, जीवंतता प्रदान करती है। और फिर देराज राम जी का ये फोटो जिसमें फूल मालाएं हैं, पगड़ी है। तो देराज राम जी कुल मिलाकर ये सफलता जो है आपको प्राप्त हुई। कोई ऐसी रोचक बात, कोई ऐसा संदेश आप हमारे युवाओं को अगर देना चाहें तो दीजिए। सर, मेरा संदेश यही है कि परिस्थितियां भले ही कोई भी हो, और हमें यदि ऐसे गुरु मिल जाएं जो हमें सही मार्गदर्शन करें और फिर हम अपनी स्पीड बढ़ाएं, तो मुझे लगता है कि हम सही रास्ते पर होते हुए हम सही लक्ष्य पर पहुंचते हैं। और इसी में मेरा सहयोग किया था श्री प्रवीण जी भाटिया जो गुरुदेव है। मैं हमेशा इन्हें गुरुदेव मानता रहा और आज भी मानता हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे जीवन में जो भी आगे जितनी भी मुश्किलात आएंगी, मेरे को गुरुजी मार्गदर्शित करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। बिल्कुल, पूरा आश्रम परिवार जो है इसके लिए तत्पर है। खैर, मेरा ये भी मानना है कि कोई मेरे अकेले की भूमिका नहीं है, बल्कि पूरे आश्रम परिवार की और भाटिया आश्रम के जोधपुर केंद्र की भी आपकी सफलता में संपूर्ण भूमिका रही है। अच्छा देराज राम जी, एक प्रश्न हमारे बच्चे जो हैं बाद में करते हैं, मैं उस पर भी जिक्र कर देता हूं कि सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा हुई, खैर वो आपने उत्तीर्ण कर ली, मुख्य परीक्षा की मार्कशीट भी आ चुकी है, तो आपके लिखित परीक्षा में कुल कितने अंक आए? सर, मेरे लिखित परीक्षा में 377 अंक हैं। और साक्षात्कार में आपको कितने अंक प्राप्त हुए? मुझे साक्षात्कार में 70 नंबर मिले थे। बहुत बढ़िया देराज राम जी, आपने बहुत अच्छे अंक अर्जित किए हैं। अब युवाओं का प्रश्न हो सकता है कि हम आश्रम परंपरा के अनुसार, आश्रम की रवायत के अनुसार देराज राम जी को किसी अधिकारी के सुपुर्द क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका कारण मैं बता देता हूं, क्योंकि हम लोगों का जो अनुमान है, जो रीडिंग है, वो ये है कि जब तक सर्विस एलोकेशन नहीं होता तो 3 सर्विसेज का हम अंदाजा लगाकर चल रहे हैं कि या तो देराज राम जी को जिला आबकारी अधिकारी का पद मिलेगा, या राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी के रूप में ये अपनी भूमिका अदा करेंगे, या राजस्थान रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि बीडीओ के रूप में ये कार्य करेंगे। तो इन 3 पदों में से एक पद इनको 302वीं रैंक के कारण प्राप्त होगा। और जब ये पद
इन्हें प्राप्त हो जाएगा, तो जिस भी क्षेत्र में ये जाएंगे उस क्षेत्र के अधिकारी के इन्हें सुपुर्द किया जाएगा। तो खैर देराज राम जी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और एक मेरा ये मानना है, एक आश्रम एक मोटो लेकर चल रहा है जिसमें संस्कार है, रोजगार है, राष्ट्रवाद है और लोकहितवाद है। इसके अतिरिक्त अब हम जिस उद्देश्य पर काम कर रहे हैं वो उद्देश्य है ईमानदार प्रशासन और इसके अतिरिक्त संवेदनशील लोक सेवक। और मैं आपसे आशा करता हूं, आश्रम परिवार आपसे आशा करता है कि आप इस भूमिका पर, इस कसौटी पर बिल्कुल खरे उतरेंगे और यही आश्रम को आपकी ओर से हम सच्ची गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देराज राम जी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।